किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग का सेक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर राइट स्ट्रेटेजी और प्रॉपर अप्रोच पता है तो इस सेक्शन के अंदर आप 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो। बट स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि एक्चुअल टेक्निक क्या होती है किसी भी क्वेश्चन को कंसेप्चुअली और शॉर्टकट के साथ सॉल्व करने की। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टकट्स तभी आपके स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए जो आपका अपकमिंग एग्जाम है 2024 का, उस एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक मेमोरी बेस्ड पेपर। अब यहां पर काफी स्टूडेंट्स को ये ग्रीडीनेस रहती है, लालच रहती है कि हमें अगर 35 क्वेश्चन का सेट रहेगा रीजनिंग सेक्शन के अंदर तो हमें यहां 35 में से 35 स्कोर करना है। देखो, बिल्कुल भी मत सोचना। क्लरिकल प्री होता तो अलग सिनेरियो होता है। 20 मिनट के अंदर 35 के 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग के। पीओ के एग्जाम में नहीं कर सकते। आपको यहां पर 20 मिनट्स के अंदर यह टारगेट करके चलना है कि आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं करने के लिए। अगर आप 25 का आइडिया मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आप 22, 23 या 24 तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने 35 के 35 क्वेश्चन का टारगेट बना लिया है तो ये पूरे के पूरे एग्जाम की परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। रीजन, 35 के 35 नहीं हो पाएंगे, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं। बट अगर आप 25 का टारगेट बना के चलते हैं तो आप इजीली कहीं ना कहीं 25 तक भी स्कोर कर सकते हो और ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी पीओ प्रीलिम एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मतलब कि विद इन द सेक्शन हमें कौन कौन से क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें देखते ही सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन आपको मार्क एज रिव्यू या स्किप करके चलने होते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल सारी की सारी माइंड गेम है। डिसीजन मेकिंग आती है आपको इस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करने की तो आप इजीली स्कोर अच्छा कर सकते हो रीजनिंग सेक्शन के अंदर। और बिलीव मी, यही एक सेक्शन है जो आपकी जो ओवरऑल एग्जाम की कट ऑफ है उसको क्रैक करवाएगा। मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए हेल्प जो करेगा वो इकलौता रीजनिंग का सेक्शन होगा, क्योंकि आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर आपको बस यही माइंडसेट बना के चलना है कि जितने भी आपको सिटिंग और पजल्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जितने भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, आपको आइडिया ही होगा कि पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी आपके सिटिंग और पजल के क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल क्या रहता है, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को, सिटिंग और पजल जैसे क्वेश्चंस को हमेशा आपको सेकेंड राउंड के अंदर ही अटेम्प्ट करना है। अगर बाय चांस आपको लगता है कि 4 सिटिंग और पजल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको उसमें से सिर्फ 2 ही करने हैं, चारों के चारों नहीं करने, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि वो आप चारों के चारों क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाओ। और बाय चांस एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ गया जो टाइम कंज्यूमिंग है, फिर तो हो गया काम तमाम। तो इसलिए रिलैक्स माइंड होके हमेशा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी पहले ही बना के चलिए, ये डिसीजन मेकिंग बना के चलिए कौन से क्वेश्चन आपको देखते ही अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करके चलने हैं या मार्क एज रिव्यू करके चलने हैं, जिनको आपको क्या करना है सेकेंड राउंड के अंदर अटेम्प्ट करना है। तो आज के सेशन के अंदर इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम हर एक क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशंस देखेंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन आपको देखिए पजल से रिलेटेड है। देखिए कुछ भी आ सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बस वही बात आती है, आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आपको स्टार्टिंग में दिखे कि सिटिंग और पजल का क्वेश्चन है, इसे होल्ड पे रखिए, मार्क एज रिव्यू करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्शन टेस्ट देखते ही अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि करना तो है ही है। ओके, चलो ध्यान से देखिएगा एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, कहता है रीना ने स्टार्ट किया वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर 5 मीटर। रीना ने, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया।
रीना ने अपने शुरुआती बिंदु से चलना शुरू किया और कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। मीटर ही है ना, ये किलोमीटर तो नहीं। हाँ, 5 मीटर उसने ट्रेवल किया उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद देखो हुआ क्या। देन शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर टू रीच पॉइंट पी। फिर यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया। तो आपको डायरेक्शन के हिसाब से राइट और लेफ्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो नॉर्थ फेसिंग में उसने दायां मोड़ लिया और 4 मीटर के लिए ट्रेवल किया टू रीच एट पॉइंट पी, बिंदु पी तक पहुंचने के लिए। ओके, उसके बाद देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर। देन शी टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। आप एक साथ कुछ एक पॉइंट्स को क्लब करके भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स को गो थ्रू कर लिया कि बिंदु पी पर पहुंचने के बाद उसने एक बायां मोड़ लिया और कितना ट्रेवल किया? 3 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, यहां से यहां तक उसने कितना ट्रेवल किया? 3 मीटर। फिर यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया और 6 मीटर ट्रेवल किया टू रीच पॉइंट क्यू। ये हो गया बिंदु क्यू। तो डिस्टेंसेस जरूर मेंटेन करके चलना, जितनी अभी आप डायमेंशंस ले रहे हो। ये 5 है, ये 4, 5 से कम ही बनाओगे, 3, 4 से भी छोटा बनाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, उसके बाद देखिए हुआ क्या। अगेन शी टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट एंड वॉक्स फॉर 8 मीटर टू रीच पॉइंट आर। यहां से फिर से उसने एक दायां मोड़ लिया और ट्रेवल किया कितना? 8 मीटर बिंदु आर तक पहुंचने के लिए। देखिए 8 मीटर कैसे कंसीडर करना है, कितनी लेंथ में? यहां पर आ जाइए। ये कितनी लेंथ थी? 5। ये कितनी है? 3। 5 और 3 मिलके कितना हो गया? 8। मतलब कि जो यहां पर आर बिंदु आएगा, पॉइंट आर रहेगा, वो उसके स्ट्रेट लाइन में होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पहली बात, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको हर एक टर्न जो है वो केयरफुली मार्क करना है। अगर आपने एक भी मोड़ गलत ले लिया, पूरे का पूरा फ्रेम गलत, क्योंकि आपको जो भी 2 से 3 क्वेश्चन का सेट रहेगा वो इसी फ्रेम के ऊपर रहेगा। फ्रेम ही गलत बना है तो क्वेश्चन कहां से सही हो जाएंगे? चलिए उसके बाद देखिए। उसके बाद उसने क्या किया? एक बायां मोड़ लिया और 2 मीटर के लिए ट्रेवल किया। हाँ जी, बिंदु आर से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लिया, ये लेफ्ट होगा, ये बिंदु आर है। ठीक है, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। उसने कितना ट्रेवल किया? 2 मीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट, देन शी टेक्स 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न। उसने क्रमांगत 2 दाएं मोड़ लिए। फिर उसने कितना ट्रेवल किया? 4 मीटर और 8 मीटर टू रीच पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब आपको सीक्वेंस या ऑर्डर पिक करना होता है। तो यहां पर उसने 2 मोड़ लिए दाएं में। तो ईस्ट फेसिंग में पहला दायां किधर होगा? नीचे की तरफ। कितना ट्रेवल किया पहले राइट टर्न में? 4 मीटर। और फिर से एक और राइट टर्न लिया और 8 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, अब देखिए 8 मीटर कैसे काउंट होगा? 6 मीटर, 2 मीटर ये हो गया, 6 मीटर ये हो गया, मतलब इसके स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी टेढ़ी करके होगी ये लाइन। रुकिए, कहीं ना कहीं यहां पर कौन सा पॉइंट बैठा हुआ है? पॉइंट टी, क्योंकि यह है पॉइंट एस और यह है पॉइंट टी। कितना ट्रेवल किया था? 8 मीटर, क्योंकि एस एंड टी रिस्पेक्टिवली है ना। पहला दायां मोड़ लिया 4 मीटर के लिए, पॉइंट एस पर पहुंची। दूसरा दायां मोड़ लिया 8 मीटर के लिए, पॉइंट टी पर पहुंची। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर हो गया ये? चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये लेंथ डिटरमिन करनी है। तो आपको देखिए परपेंडिकुलर अवेलेबल है 6, बेस गिवन है 3, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 36 और 9 कितना हो गया? 45, अंडर रूट 45। हाँ जी, 36 और 9 45 हुआ ना? हाँ ठीक है, अंडर रूट 45 आना चाहिए आंसर। या इसके बजाय आपको गिवन ये भी हो सकता था 3√5। 3√5 भी ओके है, अंडर रूट 45 भी ओके है, बात एक ही है। पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। टी की डायरेक्शन बतानी है आर के संदर्भ में। टी यहां पर है, आर यहां पर है, तो टी जो है आर के संदर्भ में, ध्यान से देखिए कौन सी डायरेक्शन में है? दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 4 ऑफ द 5 आर अलाइक, मतलब क्लासिफिकेशन की टाइप है, ऑप्शन के थ्रू उठाइए। एस पी टी क्यू, हाँ जी, एस और पी की बात की जाती है पहले तो। एस जो है वो पी के विद रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट है।
टी और क्यू की बात की जाए तो टी जो है वो क्यू के साउथ वेस्ट में है। हाँ जी, पहला पॉइंट देख लीजिए, एस पी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, टी क्यू के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है पी और टी। अब पी और टी तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। चलो भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। एस क्यू और पी आर, हाँ जी, एस जो है वो क्यू के संदर्भ में कहां पर है, साउथ ईस्ट। पांचवा पॉइंट है पी और आर, तो पी जो है आर के कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ध्यान रखूं तो मुझे डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है पी और टी, क्योंकि इसके अलावा जितने भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर एक ऑप्शन के अंदर पहला पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से एक कॉर्नर डायरेक्शन में बैठा है, या तो वो साउथ ईस्ट में है, या साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। इकलौता तीसरा पॉइंट ही यहां पर ऐसा है पी और टी का, जो आपको स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंट ऑप्शन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते ही अटेम्प्ट करो, किस्मत बहुत अच्छी होगी आपकी अगर आपको इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आता है तो। ऑन स्क्रीन ही करना है, रिलेशन बताने हैं। देखो, z का y के साथ रिलेशन बताना है, z ग्रेटर देन y। अब देखो, z यहां का पार्ट है, y यहां का पार्ट है, बट ध्यान दीजिए z किसके बराबर आ रहा है, s के बराबर है, और s यहां पर आपको अवेलेबल था, तो अल्टीमेटली आपको यहां पर z नहीं s ग्रेटर देन y ही पूछा गया है। इस तरह से कनेक्ट करके चलना है, जब भी इक्वल टू का साइन आएगा उसको यूटिलाइज कीजिए। तो s ग्रेटर देन y, हाँ जी, s से लेके y तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस s की तरफ ओपन होना चाहिए, गिवन था। सिंगल साइन की डिमांड हुई है तो सिंगल साइन भी अवेलेबल है, मतलब कि पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही था। L ग्रेटर देन B की बात करते हैं, जब भी हम L से लेके B तक ट्रेवल करेंगे साइन का फेस L की तरफ ओपन होना चाहिए। यहां पर कॉमन साइन पैरामीटर कौन सा है, S, बट जब हम L से B तक ट्रेवल करेंगे पहले L से S तक जाना पड़ेगा, फिर S से B तक जाना पड़ेगा। बट यहां पर देखिए L से लेके S तक जाने में साइन का फेस किसकी तरफ ओपन होना चाहिए था, L की तरफ, बट ये तो है ही नहीं गिवन, तो यहां पर ही साइन अपोज हो गया, तो दूसरा निष्कर्ष आपका गलत है बिल्कुल। आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, चलिए अगला, T ग्रेटर देन H। हाँ जी, T इस स्टेटमेंट का पार्ट है, H इस स्टेटमेंट का पार्ट है, कॉमन पैरामीटर कौन है, S। अगर T ग्रेटर देन S चाहिए तो साइन का फेस T की तरफ ओपन हो, पहले हम अगर T टू S फिर S टू H तक ट्रेवल करेंगे। यहां पर देखिए साइन का फेस हमें T की तरफ ओपन होना चाहिए था, बट ये तो S की तरफ ओपन हो रहा है, तो यहीं पर ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। G ग्रेटर देन इक्वल टू L, हाँ जी, G से लेके L तक ट्रेवल करना है, कितने साइन के साथ, डबल साइन के साथ। कॉमन पैरामीटर यहां पर कौन है, S, X ही मान लो, क्योंकि X इज इक्वल टू S है, इधर X आ रहा है। तो जैसे ही मैं पहले G टू X तक ट्रेवल करूंगा, यहां पर मुझे कितने साइन अवेलेबल हुए, सिर्फ सिंगल साइन। डिमांड कितने की है, डबल साइन की, तो सिंगल साइन कभी भी डबल साइन की कंडीशन को ट्रू होने ही नहीं देता। आंसर इज नाइदर नॉर। U ग्रेटर देन E, हाँ जी, U ग्रेटर देन E, U यहां का पार्ट है, E यहां का पार्ट है, कॉमन पैरामीटर यहां पर कौन दिखाई दे रहा है, V। V देखिए दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले U ग्रेटर देन V की बात करते हैं। G की बात कर रहे हैं मतलब V की बात कर रहे हैं। साइन का तरफ फेस जो है वो U की तरफ अपना है, नो डाउट डबल साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे एक भी सिंगल साइन आगे चल के मिल गया मतलब ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जब भी हम एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर तक ट्रेवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, अगर आपको एक भी सिंगल साइन अवेलेबल होगा ना, तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की कंडीशन ही वैलिड मानी जाती है। तो U ग्रेटर देन E की बात करें तो U ग्रेटर देन V वैलिड है अभी तक के लिए देखा जाए, फिर V फर्दर क्या है, ग्रेटर देन E। ये देखो सिंगल साइन आ रहा है, तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ही ट्रू होता है। J ग्रेटर देन N की बात करते हैं, हाँ जी, J से लेके N तक ट्रेवल करना है, तो पहले J ग्रेटर देन V वैलिड है, V ग्रेटर देन N वैलिड है, तो J ग्रेटर देन अल्टीमेटली N ही होगा, ये भी वैलिड हो गया। आंसर इज बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ये सारे ऑन स्क्रीन हो जाएंगे, डिपेंड करेगा आपके कंसेप्ट से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू f, हाँ जी, y इस स्टेटमेंट का पार्ट है, f इस स्टेटमेंट का पार्ट है, कहां दिखाई दे रहे हैं आपको इक्वल, कॉमन पैरामीटर अगर k है भी सही तो y से लेके k तक तो पैरामीटर्स आ गए ना, और साइंस भी आ रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष गलत। k ग्रेटर देन y की बात करते हैं, हाँ जी, k ग्रेटर देन y की बात करते हैं, k ग्रेटर देन y, ध्यान से देखिएगा, अगर k ग्रेटर देन y है तो k और y के बीच में डबल डबल साइंस है, सिंगल की डिमांड होगी तो ये क्या होगा, फॉल्स ही होगा। बट ध्यान दीजिए आप में से काफी इसे मार्क करेंगे नाइदर नोर, बट ये गलत है, आंसर इसका आइदर और होना चाहिए। कैसे,
क्योंकि k देखिए किसके बराबर है, f के बराबर है। अगर k f के बराबर है तो मैं k को f या f को k मार्क कर सकता हूं, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो अल्टीमेटली आपको f इक्वल टू y गिवन था यहां पर, जो कि गलत है। f ग्रेटर देन y गिवन था क्योंकि k f के बराबर है, ये भी गलत है। बट दोनों को मैं एक साथ गलत नहीं मानूंगा क्योंकि पैरामीटर सेम है। तो क्लब करके देखा तो कौन सा साइन बना, k और f ग्रेटर देन इक्वल टू y। बात एक ही है क्योंकि k f के इक्वल है, तो जो रिलेशन f बनाएगा बाकी सभी पैरामीटर्स के साथ, वही रिलेशन k को भी बनाना पड़ेगा क्योंकि k f इक्वल है दोनों एक दूसरे के। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, आजकल ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। ओके, चलो अगले के ऊपर आते हैं। अगेन आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अवेलेबल है, मार्केज रिव्यू करके चलेंगे सेकेंड राउंड के लिए। नेक्स्ट, वर्ड फॉर्मेशन का केस। देखो यहां पर बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है वर्ड क्रिएट करने में। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, सपोज आपने 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, 5 में से 4 बार ये क्वेश्चन गलत ही जा रहा है तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। अगर 5 में से 4 बार ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो रिस्क लेना, अटेम्प्ट करने की रिस्क क्या लेना, फिर अटेम्प्ट कर ही लेना क्योंकि आपका होल्ड बना हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। तो किस चीज में आप लैक कर रहे हो, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है पूरी रीजनिंग सेक्शन के अंदर, इसके बारे में आपको ज्यादा क्लियरली पता है। तो डिसीजन मेकिंग वैसे बनाइए, पहले ही मान के चलिए अच्छा वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया, मेरा तो हर बार गलत ही जाता है तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, इस तरह से माइंडसेट बना के चलिए। तो चलो आपको कौन कौन से लेटर्स को यूज करना है, पहले बात तो एक वर्ड देख लेते हैं, इंटरचेंज। 4th 5th 8th और 10th। हाँ जी, 4th 5th 8th और 10th लेटर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, ERAG। चलो यहां से आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले इनसे वर्ड्स बना लीजिए, कौन कौन सा होगा। एक तो होगा रेज वर्ड, दूसरा होगा आपका गेयर वर्ड। तो एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, तो आपको पता ही है कंडीशन कैसे होती है। यहां पर एक से ज्यादा बन गए तो उसके लिए कंडीशन चेक कर लो, मार्क एक्स एज योर आंसर इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, एक्स, क्योंकि ये कंडीशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं। ठीक है, आगे चलो। इफ इन द नंबर, आपको एक संख्या दे दी गई है, 1 इज एडेड टू ईच ऑड पोजीशन नंबर, अगर हर एक विषम अंक के अंदर एक जोड़ दिया जाए, जोड़ने को बोला है ना, एडेड, हाँ ठीक है। उसके बाद हर एक इवन नंबर पोजीशन नंबर के ऊपर सम पोजीशन पे या सम स्थिति पे जो अंक बैठा होगा उसमें क्या कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए। कितना घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए। पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेना अच्छे से। फिर जो आपकी अरेंजमेंट नहीं बन के आएगी, देन डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी आपके यहां पर चेंजेस निकल के आएंगी उसमें जितने भी अंक होंगे उनको आरोही क्रम में अरेंज करना है आपको। तो हमें उसके बाद प्रोडक्ट बताना है, गुणा करके बताना है, किस किस को, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 3rd डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों का प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको ये चेंजेस करनी ही पड़ेंगी। अब ध्यान से देखिए, आपको करने की टेक्निक बता देता हूं ताकि आपका क्वेश्चन जो है यहां पर गलत ना हो। और ये सिंगल मार्क वाले क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है, चलिए 7 9 8 7 5 4। ठीक है, चलो सबसे पहले एक पैरामीटर को पकड़ लो, या तो सारे के सारे ऑड डिजिट्स को पकड़ लो या तो सारे के सारे इवन डिजिट्स को पकड़ लो। एक चीज ये नहीं है अच्छा ऑड पोजीशन पे 1 बढ़ा दिया, इवन पोजीशन पे 2 कम कर दिया, ऐसा नहीं करना। एक चीज पकड़ लो, ऑड डिजिट पकड़ लो, सारे के सारे एक एक बढ़ाते जाओ। मतलब 7 का 8 बन गया, 8 का 9 बन गया, 5 का 6 बन गया, 8 का 9 बन गया, 2 का 3 बन गया। बाकी जितने भी डिजिट्स रह गए 2 कम करते जाओ। 9 का 7 बन गया, 7 का 5 बन गया, 4 का 2 बन गया, 6 का 4 बन गया। ठीक है, अब अगला टास्क क्या था, जितने भी हमारे पास डिजिट्स क्रिएट हुए हैं सभी को आरोही क्रम में अरेंज करना है। मतलब जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे। 2 आ रहा है देखिए सभी में, 2 के बाद देखिए 3 भी आ रहा है, चेक कर लेना कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहा। 4 भी आ रहा है, एक बार ही आ रहे हैं सारे के सारे डिजिट, और 5 भी आ गया। मतलब मुझे 4th फ्रॉम द लेफ्ट मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, 3rd फ्रॉम द राइट ज्ञात करना है। 3rd फ्रॉम द राइट ज्ञात करना है, मतलब जो सबसे बड़ा डिजिट है वो सबसे आखिरी में। 9 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन आया, 8।
थर्ड फ्रॉम द राइट कौन निकल के आया, दाईं ओर से तीसरा कौन आया, 8। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 40 ऑप्शन में नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। क्लियर? देखते ही अटेम्प्ट करो सिलोजिज्म। ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर कैपिटल, केवल कुछ ही हिस्सा स्टेट का ऐसा है जो कैपिटल बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग पोर्शन स्टेट का कैपिटल नहीं है। ऑल कैपिटल्स आर कंट्री, सभी के सभी कैपिटल्स जो हैं वो किसका पार्ट है, कंट्री का। कोई भी कंट्री जो है वो सिटी नहीं है। वेन डायग्राम केयरफुली बनाइएगा। सम सिटीज आर रिवर्स, कुछ हिस्सा सिटीज का रिवर्स बन के बैठा है। चलो निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सम रिवर्स कैन नेवर बी कैपिटल, कुछ रिवर ऐसी हैं जो कभी भी कैपिटल हो ही नहीं सकती। हाँ जी, रिवर ये रहा, कैपिटल ये रहा। अब आपको नेगेटिव रिलेशन देखना है कि रिवर और कैपिटल में आया है या नहीं, क्योंकि कैन नेवर का केस हमारा किसके बराबर होता है, श्योरिटी के इक्विवेलेंट है। अब देखिए डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किस किस के बीच में गिवन है। कंट्री सिटी नहीं है, सिटी भी कंट्री नहीं है। अगर कंट्री सिटीज नहीं है तो कैपिटल भी तो सिटी नहीं है। अगर कैपिटल सिटी नहीं है तो सिटी भी कैपिटल नहीं है। तो जो पोर्शन रिवर का सिटीज के अंदर आ रहा है वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन रिवर का ये वाला पोर्शन ऐसा है जो सिटीज के अंदर है, जो कभी भी कैपिटल का पार्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बोला जा रहा है। क्लियर? अगला, ऑल कंट्रीज बीइंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो स्टेट का पार्ट हो सकती हैं? ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर कंट्री और स्टेट के बारे में बात की जाए, सम वाला पोर्शन अगर वो शेयर कर रहे हैं तो सम है तो ऑल भी तो हो सकता है। फिर आपकी कॉन्ट्राडिक्शंस क्या रहेंगी, भाई कैपिटल कैसे बन जाएगा? वो तो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, बट नेगेटिव रिलेशन कौन बना रहा है? कुछ स्टेट बना रहे हैं कैपिटल के साथ नेगेटिव रिलेशन, कैपिटल थोड़ा बना रहा है स्टेट के साथ। ठीक है, चलो, तो जहां पर आपके यहां पर स्टेटमेंट्स की कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी वहां पर पॉसिबिलिटीज वैनिश होती हैं। यहां पर दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज वैलिड रहेंगी। कैन नेवर एक तरह का श्योरिटी का केस माना जाता है, तो चांसेस आर फुल ऑन कि आपको ओनली अ फ्यू का केस आएगा स्टेटमेंट के अंदर, और कंक्लूजन में कैन नेवर वाले कंक्लूजन पक्का पूछे जाएंगे अगर सिलोजिज्म आपकी शिफ्ट में आया तो। ओनली अ फ्यू कार्स आर बाइक्स, केवल कुछ ही हिस्सा कार्स का ऐसा है जो बाइक्स बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग पोर्शन कार्स का बाइक्स नहीं है। ओनली बाइक्स आर बाइसिकल, थोड़ा बड़ा करके बनाना पड़ेगा इसे। चलो, ओनली बाइक इज बाइसिकल का मतलब क्या हुआ, ऑल बाइसिकल आर बाइक, ऑल बाइसिकल आर बाइक। तो यहां से मतलब क्या निकला कि केवल बाइक्स ही हैं जो बाइसिकल का पार्ट है, बाइसिकल का किसी भी और पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। नो कार इज अ ऑटो, कोई भी हिस्सा कार का ऑटो नहीं है। उसके बाद सम ऑटोज आर बसेस। क्लियर? चलिए कंक्लूजन्स पे आते हैं। ऑल बाइसिकल्स कैन नेवर बी बस, सारे के सारे बाइसिकल जो है वो कभी भी बस का हिस्सा नहीं हो सकते। फॉल्स। यहां तो सारे का रुके रुके रुके, बिल्कुल ट्रू होगा क्योंकि ओनली वाली स्टेटमेंट थी ना, माई मिस्टेक, क्या इरेज कर दिया मैंने। यहाँ कुछ था पैरामीटर, ऑल कार्स, ठीक है। हाँ, हमें क्या बोला गया है, कहता है सभी के सभी बाइसिकल जो हैं वो बस का हिस्सा नहीं हो सकते। जी बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको फॉल्स मान लेते हैं, मतलब सारे बाइसिकल बस का हिस्सा हो सकते हैं, क्या वो पॉसिबल होगा? सारा बाइसिकल जो है बस का हिस्सा कहां से हो जाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइसिकल जो है सिर्फ बाइक्स के साथ ही कनेक्टेड है, बाइसिकल का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ट्रू बोला जा रहा है कि सारे के सारे बाइसिकल्स जो हैं वो कभी भी बस का पार्ट नहीं हो सकते। ये बाइक्स हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं मर्ज कर दो। सम बाइक्स कैन नेवर बी बसेस, कुछ हिस्सा बाइक्स का कभी भी बसेस नहीं हो सकता। ये भी ट्रू हुआ। कौन सा हिस्सा बाइक्स का कभी भी बसेस नहीं हो सकता? ये वाला हिस्सा बाइक्स का ऐसा है जो कभी भी बसेस हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा? बोथ 1 and 2 फॉलो। ओनली एडिशन इज सब्ट्रैक्शन, मतलब ऑल सब्ट्रैक्शन आर एडिशन। क्लियर? आगे, ओनली अ फ्यू एडिशन आर डिवीजन, केवल कुछ ही हिस्सा एडिशन का ऐसा है जो डिवीजन है, मतलब रिमेनिंग हिस्सा एडिशन का डिवीजन नहीं है। सभी डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, और केवल कुछ ही मल्टीप्लिकेशन ऐसे हैं जो सम बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन सम का पार्ट नहीं है। चलिए निष्कर्ष,
सम एडिशंस आर मल्टीप्लीकेशन, क्या कुछ हिस्सा एडिशन का मल्टीप्लीकेशन है? जी बिल्कुल है। ये देखिए पहला निष्कर्ष डेफिनेट अमाउंट में ट्रू है, तो डेफिनेट कंक्लूजन है या पॉसिबल या प्रोबेबल कंडीशन है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ऑल सब्ट्रैक्शन कैन नेवर बी सम, सारे के सारे सब्ट्रैक्शन जो है वो कभी भी सम का हिस्सा नहीं हो सकते। हाँ जी, सारे सब्ट्रैक्शन कभी भी सम का हिस्सा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते जी, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि केवल एडिशन ही है जो सब्ट्रैक्शन का पार्ट है, सब्ट्रैक्शन का किसी और पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि सारे के सारे सब्ट्रैक्शन सम का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। हाँ, इसमें आंसर तो मार्क किया नहीं, इधर भी बोथ फॉलो ही आएगा, सारे बोथ फॉलो वाले आ रहे हैं, देख लो। और बढ़िया भी है, कैन नेवर के केसेस हैं, क्लियरिटी हो जाएगी। ऑल एसीज आर फैंस, सभी के सभी एसीज जो हैं वो फैंस का पार्ट है। कुछ फैंस जो हैं वो कूलर्स बन के बैठे हैं। ओनली अ फ्यू कूलर्स आर ब्लोअर्स, मतलब रिमेनिंग कूलर्स जो हैं वो ब्लोअर्स का पार्ट नहीं है। निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, चलिए क्या कहता है? ऑल कूलर्स बीइंग एसी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कूलर्स जो हैं वो कभी भी एसी नहीं हो सकते, ये संभावना है। हाँ जी, सारे के सारे कूलर्स एसी का पार्ट नहीं हो सकते, ये संभावना नहीं है। ये तो गलत हो गया ना, ये तो संभावना है, सारा कूलर एसी का पार्ट तो हो सकता था। ठीक है, बट वो कहता है ये संभावना नहीं है, नहीं गलत है, ये तो संभावना है ना सही होने की। ऑल कूलर्स कैन बी लाइटर्स, क्या सारे कूलर्स, लाइटर कहां से आया? अच्छा, नो ब्लोअर इज अ लाइटर भी तो था। ऑल कूलर्स कैन बी लाइटर्स, क्या सारे के सारे कूलर्स लाइटर्स का पार्ट हो सकते हैं? ये गलत हो गया, क्योंकि अगर कूलर से लाइटर बना तो ब्लोअर को भी लाइटर का पार्ट बना देगा, जो आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसलिए यहां पर आंसर आया ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, आगे डेटा सफिशिएंसी, वैसे ही चांसेस देखिए 50-50 हैं डेटा सफिशिएंसी टॉपिक आने के, बट अगर आएगा भी सही तो आपको 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अटेम्प्ट कर सकते हो आप, बट इनको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपको सिटिंग और पजल के ऊपर बेस जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जितना टाइम सपोज यहां पर लगाएंगे, सपोज आपका एक क्वेश्चन 1.5 मिनट खा गया, तो उस 1.5 मिनट में एक ही नंबर मिलेगा। अगर आप 1.5 मिनट और सिटिंग पजल का क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा देते हैं ना, ओवरऑल कितना हो गया? 3 से 3.5 मिनट, तो उस 3 से 3.5 मिनट में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कहां 1.5 मिनट में एक नंबर मिल रहा है, कहां 3.5 मिनट में आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में लालची बनना, तो सिटिंग पजल एक्चुअल वाला सॉल्व कर लेना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको अभी मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको। क्या के ई का फादर है? यस और नो की कैटेगरी में आंसर देना है। पहली इंफॉर्मेशन, अगर के ई का फादर है तो के और ई दोनों डिफाइन होने चाहिए। देखो के और ई दोनों डिफाइंड है, इधर भी के और ई दोनों डिफाइंड है, सॉल्व करना पड़ेगा। पहली इंफॉर्मेशन है ओ इज द मदर ऑफ ई एंड एल। ओ जो है वो मदर है, किस किस की मदर है? ई और एल दोनों की। ई और एल का जेंडर नहीं पता। डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो ई की कौन है? इकलौती बहन है, मतलब एल जो है फिर भाई होगा ई का। तो यहां से ई का जेंडर नहीं पता चला कि अगर डी ई की इकलौती बहन है मतलब डी एक ई एक मेल पर्सन है, ऐसा नहीं बोलना आपको। सी इज मैरिड टू एल, सी जो है वो एल से विवाहित है, तो सी का जेंडर पता चल गया। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ के, सी जो है वो के की डॉटर इन लॉ है, बहू है। अब सी जो है वो तो ओ की भी डॉटर इन लॉ है, वो के की भी डॉटर इन लॉ है, तो के और ओ कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। तो क्लियरली पता चल रहा है कि के जो है वो क्या है? फादर है किसका? ई का। मतलब पहली से इंफॉर्मेशन आ गई, आंसर इज यस। दूसरी स्टेटमेंट को पिक करते हैं। हाँ जी, दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है। कहता के हैज ओनली वन डॉटर डी, के की इकलौती एक ही बेटी है, वो कौन है? डी। बाकी इसके अलावा जितने भी चिल्ड्रंस बनेंगे के वो सारे के सारे सन्स होंगे, उसके मेल पर्सन होंगे। डी इज द सिस्टर ऑफ ई एंड एल, डी जो है वो ई और एल दोनों की बहन है, मतलब ई और एल दोनों कौन हो गए? मेल पर्सन हो गए, क्योंकि के की इकलौती एक ही बेटी है, वो भी कौन है? डी। अब उसके बाद एल इज द सन ऑफ ओ, एल जो है वो ओ का बेटा है।
अगर एल ओ का बेटा है वो तो के का भी बेटा है, तो के और ओ कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ओ, सी ओ की डॉटर इन लॉ है और सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ ई। सी ओ की डॉटर इन लॉ भी है, बहू भी है, मतलब सी जो है इन दोनों में से किसी ना किसी एक की वाइफ होगी। ठीक है, अब सी जो है वो सिस्टर इन लॉ है ई की सिस्टर इन लॉ मतलब उसके ब्रदर की वाइफ। तो यहां पर देखिए हमें ए जो था ये पता करना था कि वो ई का फादर है या नहीं। इसमें आंसर क्या रहेगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब हमें क्या पता कि के जो है वो एक मेल पर्सन है या फीमेल? कहीं भी के का या ओ का जेंडर स्पेसिफिक तो है ही नहीं, कहीं भी जेंडर पता नहीं है, तो हमें यस में आंसर देना है और नो में आंसर देना है। बट अभी भी हम डाउट में चल रहे हैं कि के ई का फादर है या मदर है। तो दूसरी से आपका आंसर नहीं आया, इसलिए यहां पर आंसर क्या मार्क करेंगे? द डाटा in statement 1 alone is sufficient to answer the question while the data in statement 2 alone is not sufficient। कॉन्फिडेंट होके आंसर मार्क करना है डेटा सफिशिएंसी के अंदर और आराम से सॉल्व करना। देखो कितना टाइम लग गया आपके सामने ही, 2 स्टेटमेंट सॉल्व कर ली, टाइम भी लगा 1 मिनट का, और हमारे पास 1 मिनट में या 1 सवा मिनट में एक क्वेश्चन या एक नंबर मिला। नो डाउट फ्री के नंबर आते हैं, बट काफियों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है डेटा सफिशिएंसी टॉपिक, मतलब होल्ड ही नहीं बना हुआ इतना ज्यादा। सॉल्यूशन कुछ निकालते हैं, आंसर कुछ निकल के आता है, मतलब आंसर मैच नहीं करता। वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में लैग कर रहे हो, नहीं तो फिर आप अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये क्या एक ही क्वेश्चन था? नहीं नहीं, ये भी है। पैरेलल रो के ऊपर बेस्ड है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आप खुद देखो, ये सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा लेंदी है ना, तो बेहतर है सिटिंग पजल का सेट कर लो, इसको मत अटेम्प्ट करना। ठीक है, यहां पर मेंशन्ड है पैरेलल रो का केस, समांतर पंक्तियों का। हर पंक्ति में 3 पर्सन बैठे हैं, रो 1 में बैठे हैं यू वी और डब्ल्यू, सभी का फेस साउथ में है, ओ एल जे का फेस उत्तर दिशा की तरफ है। हमें बताना है जे के विपरीत कौन बैठा है। ठीक है, चलो पहली इंफॉर्मेशन कहता है डब्ल्यू फेसिस द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जे। डब्ल्यू उस पर्सन के सम्मुख बैठा है या सामने बैठा है जो जे का तत्काल दाईं ओर है। तो जे तो बैठा हुआ है नॉर्थ फेसिंग रो में, तो जे के तत्काल दाईं ओर जो भी बैठा होगा पर्सन, उसके विपरीत में कौन बैठा हुआ है? डब्ल्यू बैठा हुआ है। ठीक है, ये पहला केस हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, डब्ल्यू इज नॉट द नेबर ऑफ यू, डब्ल्यू यू का पड़ोसी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, 3 में से 2 सीट तो कंफर्म हो चुकी हैं, तीसरी सीट या तो यहां पर होगी, तीसरी सीट या तो यहां पर होगी। यहां पर तीसरी सीट ले नहीं सकते क्योंकि यू भी तो साउथ फेसिंग रो में है और वो डब्ल्यू का पड़ोसी तो है ही नहीं, तो हमें यहां पर तीसरी सीट कंसीडर नहीं करनी, तीसरी सीट यहां कंसीडर करनी है, क्योंकि अगर यहां कंसीडर करते कहीं ना कहीं तो यू को कंसीडर करना ही पड़ता हमें, तो यू यहां पर आ गया। ओके, चलो उसके बाद क्या गिवन है? हमें क्या बताना था? जे के विपरीत कौन है? हाँ जी, जे के विपरीत वी आ रहा है, पहली से आंसर आ गया। समझ आ गया ना, क्योंकि यू और डब्ल्यू अपनी पोजीशन को फिक्स कर चुके थे। दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? कहता ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में एक व्यक्ति आएगा। अब एल और ओ के बीच में एक व्यक्ति आएगा, दोनों कॉर्नर सीट पे आएंगे, 3 सीट्स है ना, एल और ओ कॉर्नर सीट पे आएंगे। बट आगे ही देखिए क्या गिवन है, द वन हु फेसिस वी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। कहता जो वी के सामने बैठा है वो ओ का इमीडिएट लेफ्ट है। अगर ओ के इमीडिएट लेफ्ट में ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो वी के बिल्कुल सामने बैठा है और ओ और एल के बीच में एक पर्सन है, तो एल लेफ्ट कॉर्नर पे होगा। यहां पर कौन सा पर्सन आ गया फिर? जे। तो यहां पर भी क्लियरली पता चल गया कि जे के विपरीत कौन बैठा हुआ है? वी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या रह गया? आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। दोनों से ही हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था। क्लियर है? आगे डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी। सी की डायरेक्शन बतानी है किसके विद रिस्पेक्ट टू? के के विद रिस्पेक्ट टू। तो चेक कर लो, सी और के एक ही स्टेटमेंट का पार्ट होने चाहिए। सी और के अवेलेबल है, सी और के यहां पर भी अवेलेबल है, दोनों को इंडिविजुअली तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या कहती है? कहता पॉइंट एल इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ के। एल जो है वो के उत्तर में है, कितना नॉर्थ में है? 3 मीटर। उसके बाद जे इज 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एल, जे एल के वेस्ट में है, कितना? 7 मीटर। उसके बाद सी जो है नॉर्थ में है एल के 3 मीटर, एल के नॉर्थ में 3 मीटर, कौन सा है?
सी, तो सी विद रिस्पेक्ट टू के हमें पता चल गया, एक ही फिक्स्ड पोजीशन आई है उसकी। दूसरा, सी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी, सी जो है वो डी के पूर्व में है 4 किलोमीटर। उसके बाद डी के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि विच आया तो यहां पर किसकी बात हो रही है, पॉइंट डी की। डी जो है वो साउथ में है एल के, डी एल के साउथ में है कितना, 5 मीटर। आगे के जो है वो ईस्ट में है एल के 2 मीटर, एल के 2 मीटर ईस्ट में। यहां पर कौन आ गया, के। तो यहां पर भी क्लियरली पता चला कि सी जो है वो के विद रिस्पेक्ट टू कहां पर है, डेफिनेट एक फिक्स पोजीशन आ गई, तो दूसरी से भी आंसर आ गया। अब ये मत कहना कि पहले केस में तो सी के का नॉर्थ बना, दूसरे केस में सी के का साउथ ईस्ट बना, ये तो आंसर अलग अलग है। भाई क्या इंफॉर्मेशन सेम है, पहले इतना सोच के देखना, क्या दोनों स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन सेम है, नहीं है ना। अगर डाटा सेम नहीं है तो आंसर कैसे सेम हो सकता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है वो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, डिटरमिन करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां पर भी आंसर क्या मार्क करेंगे, आइदर 1 अलोन और इन 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों से ही इंडिविजुअली आंसर आ रहा था। पजल का केस आ गया भाई, नेक्स्ट राउंड के लिए देखते हैं। पेयर फॉर्मेशन, एस्पायरिंग। चलिए सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज, इसे ध्यान से करिएगा। दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 19 को काउंट करने की नीड नहीं है, सबसे बड़ा नंबर है। 16 17 18 ये हो गया, 18 से आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। 9 10 11 नहीं बन रहा, 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 18 19 आगे काउंट करने की नीड नहीं है, ना लेफ्ट में राइट में, क्योंकि 18 से बड़ा नंबर नहीं है। 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा, 9 10 11 14 15 16 17 18 19 ये बन गया। ये देखो एन का पेयर बना एस के साथ, 7 8 9 ये बन गया। आगे काउंट करने की नीड नहीं है क्योंकि 9 को तो कंसीडर कर ही चुके थे हम। टोटल पेयर्स आर ओनली 3। नेक्स्ट अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। चलो भाई अब सिटिंग और पजल वाले क्वेश्चन रह गए हैं, तो 1 बाय 1 उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो सबसे पहला हमारा ये था, क्या था ये, पजल का केस है, बॉक्स्ड बेस्ड पजल। काफियों को डर लगता है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, बस कोई डरने वाली बात है नहीं, सिंपल। अगर आपको फ्लोर बेस्ड पजल आता है और आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं विद इन द पर्सन, टॉलर शॉर्टर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं का ही तो कॉम्बिनेशन होता है, और क्या है। हर एक पर्सन को डिफरेंट आइटम भी पसंद है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, कहता ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जेड एंड यू। करने का तरीका, ठीक है, हमें क्या करना है, दो दो इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा क्लब करके चलना है, अंडरस्टैंड करके चलना है। कहने का मतलब अगर हमने ये इंफॉर्मेशन पढ़ ली है कि Z और U के बीच में 2 बक्से रखे गए हैं, तो ये नहीं है कि केसेस बनाने शुरू कर दिए, आपको जस्ट अगली इंफॉर्मेशन को भी गो थ्रू कर लेना है, कहीं अगली इंफॉर्मेशन पिछली से कनेक्टेड ना हो। तो यहां पर गिवन है कि जिस बॉक्स के अंदर फ्रूट गिवन थे वो सबसे बॉटम में रखा गया है, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, और मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Z एंड द बॉक्स कंटेनिंग फ्रूट। ये देखो कनेक्ट कर रहे हैं ना। हमें देखो क्या क्या करना है, मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूं। पहला कहता है Z और U के बीच में 2 बक्से रखे गए हैं, और जिस बक्से में फ्रूट मेंशन्ड है, ठीक है, रखे गए हैं, और जो Z बॉक्स है उनके बीच में 3 से ज्यादा बक्से रखे गए हैं, और फ्रूट वाला बक्सा जो है वो सबसे निचली सतह पर रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर कंडीशन ये मान के चलता हूं, आपका टास्क क्या होगा, सबसे पहले केसेस क्रिएट करोगे। अब जिस बक्से के अंदर फ्रूट अवेलेबल है, वैसे ये चीज आपको मेंटली करनी है विदाउट पेन एंड पेपर, बट फिर भी मैं करवा के दिखा देता हूं। जिस बक्से में फ्रूट रखे गए हैं वो सबसे नीचे होना चाहिए, और Z और फ्रूट के बीच में कितने बक्से होने चाहिए, 3 बक्से, 3 से ज्यादा बक्से होने चाहिए। अगर हम ये वाला केस ऑप्ट करते, ऑलरेडी 4 बक्से रखे जा चुके हैं, जिसमें फ्रूट रखे गए हैं वो बॉटम में होना चाहिए Z के, 3 से ज्यादा बक्से होने चाहिए, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की काउंटिंग ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी। तो मतलब यहां से क्लियरिटी हुई कि Z बक्सा जो है वो U के ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है। समझ में आई बात। अब Z और जिस बक्से में फ्रूट रखे गए हैं उनके बीच में 3 से ज्यादा बक्से होने चाहिए,
3 से ज्यादा मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि छठा और सातवां बॉक्स तो जेड और फ्रूट वाला खुद हो गए ना। चलो, तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर 4 बक्से मान के चलते हैं, ठीक है, तो फ्रूट वाला यहां पर आ गया बक्सा, सॉरी, तो फ्रूट वाला बक्सा यहां पर आ गया, यहां पर नेम ऑफ द बॉक्स आ जाएगा ना। फिर सातवां बक्सा होगा जेड के अबव में। एक केस और बनेगा आपका, अगर जेड और यू के बीच में 2 बक्से रखे गए हैं, तो जेड और फ्रूट वाले बक्से के अंदर 5 बक्से भी तो हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये फ्रूट वाला बक्सा हो गया। तो आपके यहां पर 2 केसेस क्रिएट हो गए। अगर कहीं भी डाउट आया है तो प्लीज एक बार इसको रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है। केस ये भी वैलिड है, केस ये भी वैलिड है, क्योंकि दोनों सिचुएशन में 7 बॉक्सेस की पोजीशन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू और वाई के बीच में एक बक्सा रखा गया है, और डब्ल्यू जो है वो अबव द बॉक्स यू बट इमीडिएटली बिलो टी भी है, ठीक है। अब ये मान के चलिए डब्ल्यू वाई के बीच में एक बक्सा है। दूसरा, डब्ल्यू जो है वो यू के अबव में है, कहीं भी हो सकता है, बट टी के जस्ट बिलो में है। कौन? डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू टी के जस्ट बिलो में है, मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए, तो डब्ल्यू अगर टी के जस्ट बिलो में है तो टी और डब्ल्यू एक साथ होने चाहिए। यू के ऊपर टी और डब्ल्यू को बिठाने के लिए ये पोजीशन कंफर्म है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। यहां पर भी देखिए और ध्यान से देखिए, डब्ल्यू यू के अबव में है, डब्ल्यू यू के अबव में है, और डब्ल्यू और वाई के बीच में एक बक्सा रखा गया है। डब्ल्यू यहां पर है तो वाई बक्सा यहां पर आ जाएगा, डब्ल्यू यहां पर है तो वाई बक्सा यहां पर आ जाएगा। कंफर्म? कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहता ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वाई एंड टी विच कंटेन्स स्वीट। अब टी बक्से में क्या रखी गई हैं? स्वीट्स रखी गई हैं, और वाई और टी के बीच में 2 बक्से हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वाई और टी के बीच में 2 बक्से हैं, और टी बक्से में क्या रखी गई हैं? स्वीट्स रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाई कंटेन्स वॉच एंड एक्स कंटेन्स पेंसिल्स। वाई बक्से में क्या है? वॉचेज है, और एक्स बक्से में क्या है? पेंसिल्स है। अगर एक्स में पेंसिल्स हैं तो एक्स यहां नहीं आ सकता, तो एक्स यहां पर होगा। उस बक्से में क्या है? पेंसिल्स। सिमिलरली एक्स यहां पर आ जाएगा, इस बक्से में क्या होगा? पेंसिल्स होंगे, क्योंकि एक्स के लिए कोई और कंडीशन वैलिड ही नहीं बचती हमारे पास। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पेंसिल्स एंड इरेजर। पेंसिल और इरेजर के बीच में 3 बक्से हैं, 1 2 3। इरेजर यहां पर आ जाएगा। पेंसिल 1 2 3, इरेजर आ नहीं सकता, तो ये वाला केस आपका कैंसिल। द डब्ल्यू डज नॉट कंटेन्स पेन्स। डब्ल्यू बक्से में पेन्स नहीं है, तो पेन्स कहां पर होंगे? जेड बक्से में, कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। एक आइटम रह गई और एक बक्सा रह गया, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आइए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड वॉच। डब्ल्यू और वॉच के बीच में कितने बक्से रखे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बक्सा रखा गया है, ओनली 1। क्लियर? मार्कर किस बक्से में रखा गया है? अभी तक देखो मार्कर डिस्कस हुआ था नहीं ना, मतलब डब्ल्यू को मार्कर देना है। क्लासिफिकेशन की टाइप है, पहला एक्स स्वीट्स, जेड मार्कर। 2 ऑप्शन पढ़ लिए। एक्स स्वीट, एक्स के एक के गैप में स्वीट है, जेड एक के गैप में यहां पर कौन है? मार्कर अवेलेबल है। सेम नेचर के ऑप्शंस अवेलेबल है। यू फ्रूट, डब्ल्यू पेन्स। यू फ्रूट, सेम पैटर्न है, देखो एक के गैप में फ्रूट है। डब्ल्यू एक के गैप में देखो पेन्स नहीं आ रहा, पेन्स जो है वो डब्ल्यू के अबव में है। क्या पता एक का गैप ही मेंशन हो, तो 5th ऑप्शन भी देख लेते हैं। टी एक के गैप में, इरेजर बॉटम की तरफ, ठीक है। मतलब कि हर एक ऑप्शन के अंदर विद इन द पैरामीटर्स, जो दूसरा पैरामीटर है और पहले पैरामीटर के बारे में बात करें, एक का तो गैप है, बट दूसरा पैरामीटर पहले पैरामीटर के नीचे की तरफ है। इकलौता ये ऑप्शन ऐसा था जिसमें दूसरा पैरामीटर पहले पैरामीटर के ऊपर की तरफ रखा गया है। ओके, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? एक्स मार्कर, क्या ट्रू है? एक्स और मार्कर नहीं, गलत है। जेड और पेन से ट्रू है, ये बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आंसर। इफ ऑल द बॉक्सेस आर प्लेस्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हर एक बक्से को ऊपर से लेकर नीचे तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए, तो यहां पर कितने बक्से ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज होगी ही नहीं, मतलब वो सेम पोजीशन में मिलेंगे? ध्यान से देखो, पढ़ते रहो। कहां से शुरू हो रहा है? टी से। टी यू वी डब्ल्यू, ये देखो डब्ल्यू एज इट इज मिला। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई भी मिला, ये देखो, ठीक है। तो 2 बक्से ऐसे हैं जिनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर है जी? चलो,
एक पजल तो हो गया। आगे देखिए और भी था पजल सिटिंग। स्क्वायर टेबल, चलो स्क्वायर टेबल का केस है, 8 पर्सन बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं कि उनमें से 4 कॉर्नर पे हैं और सभी के सभी अवे फ्रॉम द सेंटर है, केंद्र से बाहर। 4 मिडल ऑफ द साइड है, सारे के सारे टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। चलो करने का तरीका, आपको इनिशियली 2-3 इस तरह से अरेंजमेंट बना के रख लेनी है, ठीक है, जिसमें एक चीज मार्क कीजिएगा आउटसाइड द सेंटर वाले, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रखी होती है टुवर्ड्स दी सेंटर वाले केसेस से रिलेटेड। जो जिनके हमने एरो हेड नहीं मार्क किए मतलब वो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। ओके चलो आगे देखिए। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। आर एस का पड़ोसी है और एस जो है वो कॉर्नर पे बैठा है। एस कॉर्नर पे बैठा है, आर उसका पड़ोसी है। एस कॉर्नर पे बैठा है, आर उसका पड़ोसी है। दो केसेस बन रहे हैं, बना डालो। पहली 2-3 स्टेटमेंट्स ही होंगी जो आपके नंबर ऑफ केसेस आपको डिसाइड करके दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाने हैं, ठीक है। आगे देखिए, V सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। V R का बायां तीसरा है, R तो टुवर्ड्स दी सेंटर रहेगा क्योंकि मिडल ऑफ द साइड है। बायां तीसरा इधर V आ गया, बायां तीसरा इधर V आ गया। उसके बाद Q सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। Q V का तत्काल बाईं ओर है, इधर Q V के तत्काल बाईं ओर है, आउटसाइड द सेंटर है ना, तो राइट लेफ्ट का ध्यान रखिएगा। P सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम Q। P Q से 3 पोजीशन दूर बैठा है, मतलब P और Q के बीच में 2 का गैप है। Q यहां पर है, 2 के गैप में P यहां आ जाएगा। Q यहां पर है, 2 के गैप में P यहां आ जाएगा। 2 केसेस बन गए तो होल्ड पे रख दो। ऊपर वाले केस में Q यहां पर है, 2 के गैप में P नहीं आ सकता तो P यहां पर आ जाएगा। यहां पर पोजीशन उसकी फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट, पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड R इज वन मोर देन द पर्सन सिटिंग बिटवीन S एंड W when counted from the right of P and W both। कहता P और R के बीच जितने भी व्यक्ति बैठे थे उनकी संख्या S और W के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक ज्यादा है। अगर S और W में एक पर्सन है तो P और R में 2 होने चाहिए। अंडरस्टूड है। बट कैसे काउंट करेंगे? When counted to the right of P and W both, जब हम P और W दोनों के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम P और R के बीच में P के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो P और R के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं? 2। तो मतलब S और W में एक पर्सन होना चाहिए, है ना। अगर S और W में एक पर्सन होना चाहिए तो W यहां नहीं आ सकता, तो W यहां पर होगा। बट ये काउंटिंग कब मैटर करेगी? जब W और P दोनों के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करें। बट यहां पर तो W के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे तो कितने पर्सन आ रहे हैं? 5। ये वाला केस कैंसर, ठीक है। यहां पर आते हैं। अगर मैं कहता हूं P और R के लिए, हमने क्या देखा था? P और Q के बीच में 2 का गैप आएगा। P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, बट P मैं यहां ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं P यहां पर मार्क कर देता हूं तो P और R में तो कोई भी नहीं होगा। बट P और R के बीच में तो संख्या एक ज्यादा होनी चाहिए ना S और W के कंपैरिजन में, मतलब उनके बीच में कम से कम एक पर्सन तो आना चाहिए था। बट ये तो कंसेक्यूटिव हो गए P और R, तो P और R के लिए ये कंडीशन रही। P के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो। P के दाईं ओर से काउंट करना शुरू किया तो P और R के बीच में 2 का गैप है, तो S और W में 1 का गैप होगा। S यहां पर है, V है यहां पर है, तो W यहां पर होगा। तो ध्यान से देखिए, W के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे तो S और W में एक पर्सन है। P और R के बीच में काउंट करेंगे तो P के दाईं ओर से काउंट करने में उनके बीच में 2 पर्सन है। तो ये कंडीशन टोटली सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है। U सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T। U T का दायां दूसरा है। अगर U T का दायां दूसरा है तो T को मैं यहां नहीं ले सकता, क्योंकि दायां दूसरा ऑलरेडी Q है, तो T यहां पर होगा, U यहां आ जाएगा। चलो करते हैं फिर क्वेश्चन। आसान था वैसे क्वेश्चन देखा जाए। ट्विस्ट डालने वाली हमेशा एक स्टेटमेंट आएगी आपको पूरे सिटिंग और पजल के सेट में। पहला क्या कहता है? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन V एंड T व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ V। V और T के बीच में व्यक्तियों की संख्या जब हम V के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो V और T के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं? 4 पर्सन आ रहे हैं। Who among the following persons is second to the right of the one who sits immediate left of P। कहता है जो P के तत्काल बाईं ओर है, P का तत्काल बाईं ओर कौन है? U बैठा हुआ है। इसका सेकंड राइट बताना है, कौन आएगा? Q। अब Q ऑप्शन में नहीं है, इधर पकड़ लो। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V चेक करो, Q V का इमीडिएट लेफ्ट है, जो बिल्कुल है। यही मेरा आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन के थ्रू थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा अगर आपको अरेंजमेंट इजीली आपकी सोल्व हो चुकी है। अगर अरेंजमेंट बनने में टाइम लगा है तो क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा, ठीक है। थोड़े ट्विस्टेड वन पूछे जाएंगे, ये देखो लेंदी है ना क्वेश्चन, क्योंकि अरेंजमेंट आपकी इजीली बन गई थी, तो कहीं ना कहीं तो एग्जामिनर ने आपका टाइम वेस्ट करना ही है।
चाहे वो अरेंजमेंट में करे, चाहे वो क्वेश्चन पढ़ने में करे आपका। क्लासिफिकेशन PRWSV, PRWSV क्लियरली पता चल रहा है आर क्योंकि वो मिडल ऑफ द साइड है, बाकी कॉर्नर पे बैठे हैं। अगर टी और एस की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दी जाए, हाँ जी, टी और एस की पोजीशन अगर आपस में इंटरचेंज कर दी जाए, एक कंडीशन दे रहा है, कर दी चेंज। उसके बाद यू और क्यू की भी पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए, चलो जी कर दी। फिर हमें क्या करना है, हमें बताना है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू कौन होगा। हाँ जी, क्यू का सेकंड लेफ्ट बताना है, क्यू यहां पर है, उसका सेकंड लेफ्ट कौन आ जाएगा, एस, क्योंकि दोनों एस और टी पोजीशन एक्सचेंज कर चुके थे। अगर ये सारे के सारे पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए जाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, फ्रॉम पी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पी से शुरू करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावृत्त दिशा, तो कितने पर्सन ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी, मतलब जो अपनी पोजीशन बदलेंगे ही नहीं, पी को इंक्लूड नहीं करना, पी को छोड़ के। चलो पी से शुरू करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, ये देखो वी बोला और वी मेंशन्ड भी था, और डब्ल्यू, तो सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है वी जिसने अपनी पोजीशन को चेंज किया ही नहीं था। और देखते हैं और कौन सा मेंशन था हमें सिटिंग और पजल में से, ये रहा फ्लोर बेस्ड पजल है ना, फ्लोर बेस्ड पजल। चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। 8 पर्सन दे दिए गए, सारे के सारे क्या हैं, 8 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर को नंबर 1 का नाम दिया है, टॉप मोस्ट को 8 का नाम दिया है। हर एक पर्सन को डिफरेंट मॉडल का मोबाइल भी पसंद है। चलो पहले प्रायोरिटी हम किसको दे देते हैं, हमेशा फ्लोर्स को दे देते हैं, फ्लोर्स मेंशन कर दीजिए। ये सेफ साइड के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा कॉलम्स बना लीजिएगा ताकि जब आपकी पॉसिबिलिटी बने और दोबारा से पॉसिबिलिटी बनाने में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। सेफ साइड के लिए 3-4 कॉलम्स रख के चलिएगा, ठीक है। अब आगे पहली इंफॉर्मेशन गिवन है, एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नाइदर ऑन द सेकंड नोर ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन फिर एस से रिलेटेड है, 3 पर्संस लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स वीवो, ठीक है। अब देखो इन दोनों इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता हूं। एस जो है सम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, मतलब 2 4 6 8, बट एस जो है ना तो वो सेकंड फ्लोर पे रहता है ना 8वें फ्लोर पे रहता है, टॉप पे भी नहीं रहता सेकंड पे भी नहीं रहता। तो केसेस कौन से बचे, एस के लिए या तो चौथा फ्लोर होगा या तो एस के लिए छठा फ्लोर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ केसेस आपके कितने बन जाते हैं, 2, और एस और जिस पर्सन के पास वीवो है उनके बीच में 3 पर्सन का गैप है। तो पहले एस यहां ले लेते हैं, 1 2 3 के गैप में वीवो यहां आ जाएगा। दूसरा केस एस यहां पर ले लेते हैं, 1 2 3 के गैप में वीवो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, नीचे की तरफ तो गैप मेंटेन होगा नहीं ना 3 का। आगे देखिए, 2 पर्संस लिव बिटवीन द वन हु हैज वीवो एंड वाई, वीवो और वाई के बीच में 2 का गैप है। ये नहीं कहना कि जिस पर्सन को वीवो पसंद है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, सिंपली एंटिटी पकड़ लो, वीवो और वाई के बीच में 2 का गैप है, वीवो 2 के गैप में वाई आ गया, वीवो 2 के गैप में यहां पर वाई आ गया। इस तरह से सॉल्व करना है। एंटिटी तो अलग अलग है ना, एक मोबाइल फोन है एक पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव वाई इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो एम, वाई के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 ज्यादा है एम के नीचे रहने वालों से। वाई के ऊपर 3 रह रहे हैं तो एम के बिलो में 2 रहेंगे, वाई के ऊपर 3 रह रहे हैं तो यहां पर भी एम के बिलो में 2 ही रहेंगे। क्लियर है, आगे देखिए, 3 पर्संस लिव बिटवीन एम एंड द वन हु हैज शाओमी, 3 पर्सन रहते हैं किस किस के बीच में, एम और शाओमी के बीच में। एम 1 2 3, यहां पर शाओमी आ जाएगा, एम 1 2 3, यहां शाओमी आ जाएगा। नेक्स्ट, द वन हु हैज सैमसंग लिव्स इमीडिएटली अबव ई, जिस पर्सन को सैमसंग पसंद है वो ई के जस्ट ऊपर है। अब ई तो कहीं भी आ सकता है, ई यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो केसेस बन रहे हैं पहले में ही होल्ड में रख लो कि ई के जस्ट अबव में कौन सा पर्सन आएगा, जिसको सैमसंग पसंद है। एम डज नॉट हैव सैमसंग, एम के पास सैमसंग नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सेम 3rd फ्लोर पे ही एम आएगा,
मतलब थर्ड फ्लोर पे सैमसंग ने नहीं आना, मतलब ये वाला केस खत्म। तो केस आपके दो ही बचे, ई यहां पर भी हो सकता है सैमसंग यहां जाएगा, ई यहां भी हो सकता है सैमसंग यहां जाएगा। इस केस में अगर बात करें, ई यहां भी हो सकता है सैमसंग यहां आ जाएगा, और कोई केस बचता है नहीं, और नहीं है, यहां पर एडजस्ट कर दो, ये वाला केस एडजस्ट कर दो, क्योंकि और कहीं ई आ ही नहीं सकता। ये देखिए ई यहां नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर सैमसंग होना चाहिए, ई यहां लेंगे तो एम को सैमसंग तो पसंद ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, एम डज नॉट लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर, एम फिफ्थ फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, ये पता नहीं क्यों दे दिया एग्जामिनर ने। टू पर्सन लिव बिटवीन ई एंड द वन हु हैज नोकिया, ई और जिस पर्सन को नोकिया पसंद है, दोनों के बीच में दो पर्सन आ रहे हैं, ई दो के गैप में यहां पर नोकिया आ गया। अब अगर ई मैं यहां ले लेता, दो के गैप में नोकिया यहां भी हो सकता था, और ई अगर यहां ले लेता, दो के गैप में यहां पर भी नोकिया हो सकता था। ठीक है, अभी उस केस में दो केसेस बन रहे हैं, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे कि ई और जिस पर्सन को नोकिया पसंद है उनके बीच में दो व्यक्ति आएंगे। टू पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड द वन हु हैज ओप्पो, ओ और ओप्पो पसंद करने वाले के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ओ यहां पर आ सकता है, दो के गैप में ओप्पो आ जाएगा, ओ यहां आ सकता है, दो के गैप में ओप्पो आ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखेंगे, ओ और जिस पर्सन को ओप्पो पसंद है उनके बीच में दो व्यक्ति आएंगे। ठीक है, इधर तो मल्टीपल केसेस अभी बन रहे हैं। थ्री पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड द वन हु हैज एप्पल, एक्स और जिस पर्सन को एप्पल पसंद है उनके बीच में तीन व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट, एस डज नॉट हैव एप्पल, एस के पास सेब नहीं है। ठीक है, एस डज नॉट हैव एप्पल, द वन हु हैज वन प्लस लिव्स इमीडिएटली अबव जे, जे के जस्ट ऊपर जो रहता है उसको वन प्लस पसंद है। क्लियर है जी? लो भाई, घमसान केसेस काफी सारे बनेंगे फिर। ठीक है, चलो पहले इस पॉइंट को उठा लेते हैं, एक्स और एप्पल वाले को। एस को ध्यान रखिएगा, एप्पल नहीं पसंद। ओके, एक्स यहां पर ले सकते हैं, बट तीन के गैप में यहां पर एप्पल नहीं आएगा। एक्स यहां ले सकते हैं, तीन के गैप में एप्पल आ सकता है। एक्स यहां ले सकते हैं, तीन के गैप में एप्पल यहां भी आ सकता है। एक्स के लिए दो केसेस वैलिड हैं। ठीक है जी, बट अगर हम ये वाला केस ऑप्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक्स को यहां बिठा देता हूं तो मेरे लिए यहां पर जे के ऊपर वन प्लस को अरेंज करना टफ हो जाएगा, क्योंकि सपोज यहां पर एक्स आ गया तो जे यहां नहीं आ सकता क्योंकि वन प्लस आना चाहिए, जे यहां नहीं आ सकता, वन प्लस आना चाहिए, तो ये वाला केस कैंसिल करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें पता चल चुका है कि एक्स जो है वो 7th फ्लोर पे है। इस कंडीशन के लिए तीन के गैप में यहां पर कौन आ गया? एप्पल। बताओ फिर से जे को कहां बिठाऊं? जे के लिए तो केस ही पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी वैनिश। लगा समझ में? चलो इसके बाद बात करते हैं। मेरे पास जगह कम है, आपको ऐसे इरेज नहीं करने बैठना वहां पर। नेक्स्ट देखिए, एक्स और एप्पल के बीच में तीन का गैप है। एक्स यहां ले सकते हो, तीन के गैप में एप्पल आ जाएगा। एक्स यहां ले सकते थे, नहीं, क्योंकि तीन के गैप में एप्पल नहीं आएगा। एक्स यहां नहीं आ सकता। एक्स यहां आ सकता है, एक दो तीन, तीन के गैप में एस को तो एप्पल पसंद ही नहीं है। एक्स यहां आ सकता है, तीन के गैप में एप्पल यहां आ सकता है। तो दो केसेस बन रहे हैं, बना डालो। एक्स यहां पर आ गया, तीन के गैप में यहां पर कौन आया? एप्पल। क्योंकि देखो स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स है, केसेस ही क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा एडजस्ट हुआ ही नहीं है डाटा। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, पहले कॉपी पेस्ट कर लो। एस शाओमी, ये कॉपी पेस्ट हुआ, उसके बाद वाई एम वीवो। ये देखो क्वेश्चन की शक्ल पे कभी भी नहीं लिखा होता कि वो ट्रिकी है या इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लगी समझ में बात? तो ये अटेम्प्ट करके ही आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, जे के जस्ट अबव में देखो वन प्लस आ सकता है, जे के जस्ट अबव में वन प्लस आ सकता है, जे के जस्ट अबव में वन प्लस आ सकता है। मल्टीपल अरेंजमेंट्स है उसके लिए। ई के जस्ट अबव में सैमसंग, ई और नोकिया के बीच में दो का गैप है। ई के जस्ट अबव में सैमसंग तो है, बट ई अगर यहां पर आया, दो के गैप में नोकिया नहीं आएगा। तो ई के जस्ट अबव में सैमसंग आ सकता है, बाकी कहीं भी नहीं होगा, चेक कर लो। तो ई के लिए कंडीशन फिक्स, जस्ट अबव में कौन आ गया? सैमसंग। और ई और नोकिया के बीच में दो का गैप है, तो नोकिया यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, और कोई केस वैलिड ही नहीं है। ई के जस्ट अबव में सैमसंग है, बट ई और दो के गैप में नोकिया आ सकता है। ई यहां नहीं ले सकते,
ई यहां नहीं ले सकते क्योंकि ई सैमसंग तो एम को पसंद ही नहीं है, तो इस केस में एक ही कंडीशन बनी, ई के जस्ट अबव में कौन आ गया, सैमसंग, और ई और 2 के गैप में यहां पर कौन सा आ गया, जिस पर्सन को नोकिया पसंद है। ठीक है, चलो ये वाला केस हो गया, ये वाला केस भी हो गया आपके पास। जे के जस्ट अबव में वन प्लस, देखो जे के जस्ट अबव में वन प्लस, जे यहां आ सकता है, वन प्लस यहां आ सकता है, जे यहां आ सकता है, वन प्लस यहां आ सकता है, दो केसेस हैं। ओ और ओप्पो के बीच में 2 का गैप, ओ यहां ले लिया तो 2 का गैप ओप्पो नहीं आएगा, ओ यहां ले लिया 2 का गैप ओप्पो नहीं आएगा, ओ यहां ले लिया 2 का गैप ओप्पो नहीं आएगा, केस कैंसिल। ओ की पोजीशन ही नहीं फिक्स कर पा रहे हम। यहां पर देख लीजिए, ओ यहां पर आया 2 का गैप ओप्पो नहीं आएगा, ओ यहां ले लिया 2 का गैप, इधर ओप्पो नहीं है बट इधर आ सकता है, ओ यहां लेंगे 2 का गैप, इधर भी ओप्पो नहीं है, तो ओ यहां पर होगा और ओप्पो जिसके पास है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जे के जस्ट अबव में क्या चाहिए, वन प्लस चाहिए, तो जे के जस्ट अबव में वन प्लस सिर्फ यही एक केस पेंडिंग है और कोई भी नहीं है, एक फोन रह गया और एक पर्सन रह गया। अच्छे लेवल का पजल था ये, टाइम कंज्यूमिंग। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या कहता है, क्वेश्चन फिर आसान आएंगे। सोनी का फोन किसके पास है, हाँ जी एक ही फोन रह गया था, कौन सा, सोनी, वो एस के पास है। क्लासिफिकेशन के ओ जे, पहले इनको पढ़ लो, के ओ जे मतलब इधर के है, के 8वें पे है, ओ चौथे पे है, जे दूसरे पे है, मतलब के ओ जे तीनों इवन नंबर्ड फ्लोर पे है। वन प्लस और सोनी, वन प्लस ओड पे है, सोनी भी छठे इवन पे है, तो वन प्लस वाला आंसर आ जाएगा। रीजन बीइंग जिसको वन प्लस पसंद है वो ओड नंबर फ्लोर पे है, बाकी सारे इवन पे बैठे हैं। के और जिस पर्सन के पास नोकिया है उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, के और नोकिया, के नोकिया 3 व्यक्ति बैठे हैं। अरे अरेंजमेंट सही है तो क्वेश्चन अपने आप ही सही आएंगे। के हैज विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल, के पास कौन सा फोन है, सैमसंग का फोन है। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन रह गया बाकी हमारे पास, लास्ट में कौन सा, अनसर्टेन। तो पजल से पहले ये कर लेना, अगर 2-3 एंटिटीज के ऊपर बेस्ड पजल दिखता है तो पहले ये कर लेना, ये इजीली सोल्व हो सकता है। बकायदा राइट और लेफ्ट ध्यान से यूज करिएगा। ठीक है, चलो सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस बैठे हैं, सभी का फेस उत्तर दिशा में है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड एल सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ डी। एफ और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं और एल जो है वो डी का फिफ्थ राइट है, तो डी जो है एल का फिफ्थ लेफ्ट होगा, कर सकते हैं। यहां पर भी एल और एफ के बीच में 3 पर्सन है और डी का फिफ्थ राइट कौन है, एल। लग गया समझ। अब डी और जे जो है वो एक साथ है और जे के बारे में इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। अगर डी और जे के बीच में एक साथ है तो एक ही कंडीशन बची, यहां जे हमें यहां पर लेना होगा क्योंकि जे जो है वो एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो जे हम यहां नहीं ले सकते थे, इसलिए ये वाला केस ऑप्ट किया। उसके बाद देखिए, एज मैनी पर्सन बिटवीन जे एंड एल एज बिटवीन डी एंड एच, जितने जे और एल में हैं उतने डी और एच में हैं। जे और एल के बीच में 5 पर्सन है तो डी और एच के बीच में भी 5 पर्सन है, तो डी और एच के बीच में 5 पर्सन यहां आ जाएंगे। जे और एल के बीच में 5 पर्सन है तो डी और एच में भी 5 पर्सन है। 5 पर्सन यहां बिठा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि डी के लेफ्ट में एक ही पर्सन बैठा हुआ है, वो कौन सा, जे, कॉर्नर पे बैठा है ना जे, इस वजह से। ई एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स, ई और एच दोनों पड़ोसी हैं। ई यहां पर आ गया, इस सिचुएशन में ई यहां पर आ गया। नेक्स्ट, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। यू बी का तत्काल बाईं ओर तो है, बट बी जो है वो ई का दायां तीसरा है। ई का दायां तीसरा बी यहां बिठा लोगे, बट बी के तत्काल बाईं ओर यू आना चाहिए था, केस कैंसिल। ई का दायां तीसरा कौन आ गया, बी, बी का तत्काल बायां और कौन आ गया, यू आ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड एच। जितने पर्सन बी और एच में है उसका दुगना बी के दाईं ओर है। बी और एच में 3 है, इसके दाईं ओर कितने पर्सन आ गए, 6। खत्म स्टोरी, इजीली बन गया। देखो कितने पर्सन बैठे हैं रो में, काउंट करो, 3, 6, 9, 12, 12 और 6, 18 पर्सन। कौन सा पर्सन बी का फिफ्थ लेफ्ट है, हाँ जी बी का फिफ्थ लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, एल अवेलेबल है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से ओनली 7 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के बाईं ओर 7 पर्सन है, गलत, 6 बैठे हैं, पहला तो गलत हो गया। यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यू ई का दायां दूसरा है, जी बिल्कुल है, सही है, बट ये वाले ऑप्शन भी है, देखो ये भी नहीं होगा, ए वाला तो सही है ही नहीं, इसको चेक कर लो। 3 पर्सन बिटवीन बी एंड एच,
बी और एच के बीच में 3% है जी, बिल्कुल है, ये वाला भी सही है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। बी और एफ के बीच में कितने पर्सन है, हाँ जी, बी और एफ के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है। 8 आपको ऑप्शन में है, ये देखो 8 आपको ऑप्शन में है ही नहीं, चलो पकड़ लो इनको। ये ऑप्शन क्या कहता है, जितने ई के लेफ्ट में है, चेक करो ई के लेफ्ट में 8 आ रहे हैं, 3 6, लकीली यही ऑप्शन से ही आ रहे हैं, ऑप्शन में थोड़ा घुमाया गया। अब जल्दी से बता दो लेवल कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी है, जो भी आप एक्सपीरियंस फील कर रहे हो प्लीज बताइए। और अगर आप अभी भी किसी ना किसी टॉपिक में लैक कर रहे हो तो ये वीडियो अपलोड हो रखी है, 12 घंटे में पूरी रीजनिंग का रिवीजन करवा रखा है जो भी बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए। टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई भी टॉपिक पढ़ना है उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर दो, वो टॉपिक वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। देख लो चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो अगर किसी भी टॉपिक में लैक कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ें जो नहीं आती हैं आपको वो इस मोमेंट पे एक्सेप्टेबल नहीं है, टाइम कम है बहुत, एग्ज़ाम सिर के ऊपर है, तो चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। रीजनिंग ही स्कोर बढ़ाएगा आपके, चाहे मानो या ना मानो। इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलूंगा अगले सेशन के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट।